या गुड मॉर्निंग एवरीवन. So there were two questions for homework, right? Let's start with those questions. I think वो क्वेश्चन मतलब ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ 12th में नहीं आएंगे वो क्वेश्चंस महाराष्ट्र बोर्ड में, बट एक प्राइमा फेसिया तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देने के लिए वो क्वेश्चंस यूजफुल रहेंगे. यस कोई मुझे बोलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे? 38 and 39. ओके 38 and 39. and 39. Good. Can I start? पहले क्वेश्चन में 38 डिस्कस करते हैं. कुछ लोगों का आंसर आया या नहीं आया है? गुड. ट्राई करोगे ना तो होगा. यू हैव टू यूज द ब्रेन. थोड़ा एप्लीकेशन आना चाहिए. यस लेट मी टेक द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले हम करें क्वेश्चन नंबर 38. गुड. मैंने ग्रुप पे शेयर किया था क्या क्वेश्चन नंबर 38? ये लोग किधर है? अनस वगैरह आज ये लोग नहीं क्या? आज ये क्या सो गया क्या भाई? सुबह सुबह रात में क्या करते हैं भाई इतना? हाँ दिन में सो जाता है. दिन में भी रात में भी सोता है दिन में भी सोता है. अच्छा रात में सोना ही होता है, राइट. आगे. और मैडम तू रे सीरियल क्या चल रहा है सीरियल में अभी फिलहाल? हाँ अरे मैडम सब सीरियल में वही होता है. अरे क्या अलग क्या हो गया? उतना ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते. कोई भी सीरियल देख कॉमन होता है. सीरियल इज मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं रहता सीरियल समझना मैडम. आपको नहीं समझेगा बोल रहे. अरे मैडम वही हर सीरियल में क्या अलग होगा? वही रहेगा. घर में कोई तो दुश्मन रहेगी, एक कोई तो विलन रहेगी. म्यूजिक से ही समझ में आता है विलन है. वो आने पे म्यूजिक अलग बजने लगता है. हाँ वो मेरी दीदी के छोटे बच्चे उनको कुछ नहीं समझता. ये बोलती है ये विलन है. मैंने बोला क्यों? बोले वो म्यूजिक ऐसे है तो समझ में आता है. वो मैडम वही रहता है, अलग कुछ नहीं रहता. यस गुड. क्वेश्चन नंबर 38. हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विवेक. ठीक है. फ्रॉम एक सेकेंड. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ध्यान देना इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. They have given you share capital. You can see the capital has increased from 2,50,000 to 2,90,000. मतलब एक तो चीज है कि आपने 40,000 फेस वैल्यू के शेयर्स इशू किए. आपने 40,000 फेस वैल्यू के शेयर्स क्या किए? इशू किए हैं. व्हाट इट मीन्स? हाँ अगर आपने फेस वैल्यू पे इशू किए होंगे, एट पार इशू किए होंगे तो 40,000 रुपीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा. बट अगर आपने प्रीमियम पे इशू किए होंगे तो यू विल फाइंड इंक्रीज इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम. रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, उसमें तुम्हें इंक्रीज दिखेगा. आई डोंट नो. अभी तो इतना तो फिक्स है कि 40,000 फेस वैल्यू के शेयर्स इशू हुए हैं. यस आई डोंट नो मतलब यहाँ पे तो बच्चे ज्वाइंट है. वो कौन से इस पे ये 12th अकाउंट से है ना बच्चों? ये जो मीटिंग है वो 12th अकाउंट से ना? ऑनलाइन वाले एक बार चेक करो रे.
वही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सिलेक्ट करते टाइम देख के सिलेक्ट किया था, फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, जूम ना, जूम पे आया, एक सेकंड, इनवाइट रहता है इधर, इनवाइट पार्टिसिपेंट ऐसे कुछ तो रहता है, इनवाइट आई डोंट थिंक कि कोई इशू रहेगा ऑनेस्टली। कोई तो चेक कर रहे 12th मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हो क्या, कुछ प्रॉब्लम आ रहेगा? हाँ, वो दूसरा मीटिंग आईडी यूज कर रही होगी। हाँ हाँ, तो रजिस्ट्रेशन अब उसको लेक्चर के बाद देखते हैं, लेटेड में। हाँ, करे स्टार्ट। अब कुछ नहीं कर सकता, बीच में नहीं कुछ कर सकता, यस, वो देखना पड़ेगा। हाँ, उसको बोलना गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, ठीक है, यस। हाँ, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे है ना ऑनलाइन में। ध्यान देना, सो 40,000 का कैपिटल अपने रेज किया है, डू यू एग्री विथ मी? रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो वन उन्होंने बाइफर्केशन दिया है, आप देख सकते हो। इक्विटी कैपिटल 2 लाख से कितना हुआ है, 2,50,000। तो आपने 50,000 फेस वैल्यू के शेयर्स इश्यू के, इक्विटी शेयर्स, एंड देयर इज अ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओ 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे, अब 40,000 की प्रेफरेंस शेयर्स है, 10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स तुमने रिडीम किए, क्या किए, रिडीम किए। 50,000 के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए एंड 10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, टोटल कितना इनफ्लो हुआ, 40,000। देयर इज कंसेप्ट ऑफ CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रेशियो, फाउंडेशन में है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हो तो CRR क्रिएट करना होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू और इट कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ द रिजर्व्स। अगर आप रिजर्व्स के थ्रू करते हो रिडम्पशन तो CRR क्रिएट करना होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में CRR नहीं है, मतलब दे हैव रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू। उन्होंने 50,000 के शेयर्स इशू किए हैं टू रिडीम 10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स, इट्स फाइन। कंपनी लॉ में कहाँ पे लिखा नहीं, बट अगर इफ यू रीड द कंपनी लॉ वेरी प्रॉपरली, वेरी मेटिकुलसली, कंपनी लॉ डज नॉट अलाउ यू टू रिड्यूस द कैपिटल। कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, कैपिटल इंक्रीज होना अलाउड है, बट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपका कैपिटल कम कर रहे हो मतलब यू आर टेकिंग अवे योर ओन मनी, एंड बाकी लोगों का पैसा बिजनेस में वैसे ही लटका है, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, लोन, ये लोग कैसे अलाउ करेंगे तुम्हें तुम्हारा पैसा लेके जाने के लिए? तुम धंधा कर रहे हो, तुम किसी के साथ धंधा कर रहे हो, उसका पैसा लेके जा रहे हो, तुम्हारा पैसा उसमें, विल यू अलाउ इट? नो, ओनर ही उसका पैसा लेके जा रहा है, तो क्रेडिटर्स क्यों पैसा रखेंगे बिजनेस में? So company law does not permit you to reduce the capital. पहले कितना कैपिटल था रे? पहले कैपिटल था 2,50,000, अब कितना कैपिटल है, 2,90,000। कैपिटल इंक्रीज होना अलाउड है, कैपिटल डिक्रीज होना अलाउड नहीं। आप बोलोगे सो प्रेफरेंस शेयर तो, प्रेफरेंस कैपिटल तो कम हो गया, 50,000 से कितना हो गया, 40। प्रेफरेंस कैपिटल 50,000 से कितना हो गया, 40, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 के रिडीम हो गए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनका पैसा लेके जा रहे हैं, ओनर्स उनका पैसा लेके जा रहे हैं, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, लोन वाले बोलेंगे कैसे पैसे लेके जा रहे हो, आप बोलो टेंशन मत लेना, हम कैपिटल कम नहीं होने देंगे। तो उन्होंने 50,000 के शेयर्स इश्यू किए, इक्विटी शेयर्स, तो बोले 10,000 तो रिपे कर रहे हैं, बट 50,000 और लेके आ रहे, तो ओवरऑल इंक्रीज 40,000 का है, विच इज अलाउड। तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो फाउंडेशन में करेंगे ना, तब यही कंसेप्ट पे ज्यादा डिस्कशन होगा कि कंपनी लॉ में कुछ ऐसे प्रोविजंस है which do not allow the company to reduce the capital। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल मेंटेन होना चाहिए, कम से कम मेंटेन होना चाहिए, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट
कम नहीं होना चाहिए बिफोर यू मेक द पेमेंट टू थर्ड पार्टी। यहाँ पे लॉजिकली वो सेट फिक्स्ड है। 10,000 का आप प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा दे रहे हो, तो बाकी लोग बोलेंगे अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो उनके पैसे लेके जा रहे हैं, तो हमने क्या गुनाह किया, ओनर क्यों पैसे लेके जा रहे हैं? आप बोले टेंशन मत लो, देखो हम 50,000 का कैपिटल लेके भी आ रहे हैं, तो कैपिटल एक्चुअली कम नहीं हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो दिस रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, 10,000 का प्रेफरेंस शेयर कम हुआ है बाय आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। 50,000 के शेयर्स इशू के, सो दैट हम 10,000 के शेयर्स रिडीम कर सकते। एंड दूसरा होता है CRR, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है। दूसरा होता है रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू और रिडम्पशन आउट ऑफ रिजर्व्स। देन आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके 50,000 थे, अब 1,52,000 है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ऑब्वियसली इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स हैव डिक्रीज, मतलब इट इज आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इट इज आउटफ्लो। डू यू एग्री विद मी? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन? इट्स ए प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट ईयर में कितने की प्रोविजन थी? 27,000। इस ईयर में कितने की प्रोविजन बाकी है? 35,000। लास्ट ईयर में 27,000 की प्रोविजन थी, मुझे नहीं पता टैक्स कितना पेड हुआ है, राइट? एंड इस ईयर में कितने की प्रोविजन बनाई वो देखना होगा। आई नीड टू प्रिपेयर विच अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। दिया भी है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 25,000। टैक्स पेड कितना है? प्रोविजन कितने की थी बोलो मुझे, टेल मी। प्रोविजन कितने की थी? प्रोविजन 27,000 की थी, उसमें से कितना पेड हुआ? कितनी प्रोविजन यूज हुई टैक्स पे करने के लिए? 25। अभी भी कितने की प्रोविजन बाकी होगी? 2,000। और इस ईयर के एंड में टोटल कितने की प्रोविजन बाकी है? 35। तो इस ईयर में नई प्रोविजन कितनी बनी? 33,000। तो ध्यान देना, एंट्री हुई होगी, एंट्री क्या होती है ध्यान देना, व्हेन यू पे द टैक्स, व्हेन यू पे द टैक्स, एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास 27,000 की प्रोविजन है, उसमें से 25,000 की प्रोविजन यूज हुई टू पे द टैक्स, तो 27 में से 25 यूज हो गया, अभी भी कितने की प्रोविजन बाकी? 2,000। और तुम्हें टोटल कितनी प्रोविजन रखनी है? 35,000। तो 33,000 की प्रोविजन तुमने क्रिएट की होगी। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 33,000। समझ में आ रहा है? कोई भी प्रोविजन दुनिया की हो, अगर क्रिएट करनी, एंट्री आती P&L टू प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन हो, RDD P&L टू RDD, प्रोविजन फॉर वारंटी P&L टू प्रोविजन फॉर वारंटी, राइट? प्रोविजन फॉर टैक्स P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई भी प्रोविजन क्रिएट करनी है, इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढेंगे ना, तब हम कितना प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे? 33,000। एंड जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो कैश फ्लो ढूंढ रहे होंगे, टैक्स माइनस कितना होगा? 25,000 विच इज पेड। समझ में आ रहा है क्या? देखेंगे आगे। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में थोड़ा और गौर से देखते हैं। यू कैन सी बिल्डिंग यू आर सोल्ड, राइट, या डेप्रिसिएटेड है, आई डोंट नो। इसको क्या हो गया भाई, ये क्यों नहीं चल रहा है? लेट मी चेक, ये तो प्रॉपर है। ओ मंगलयान चालू करके बंद करना होता है, होना चाहिए। यस, कुछ नहीं होता है तो चालू करके बंद करो, अपने आप चालू होता है, ठीक है? यस, ध्यान देना, क्या है ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। यहां पे बात हो रही टेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग, आप लोगों से 20,000 का डेप्रिसिएशन है, हाँ, अगर 20,000 का डेप्रिसिएशन तो अच्छी बात है, कोई सेल नहीं, कोई परचेस नहीं, बट क्या लिखा है पढ़ो, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इज 50,000। ओ माय गॉड, क्या हुआ मैडम? 1 लाख का बिल्डिंग था बिगिनिंग में, 50,000 का डेप्रिसिएशन दिया, कितना बचना चाहिए? बट है तो 80,000,
मतलब 30,000 का परचेस हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। सिमिलरली प्लांट 40,000 का था, 70,000 का बाकी है। देखते डिप्रेशन कितना दिया, 30,000। 40 में से 30 का डिप्रेशन गया, 10,000 बचना चाहिए, बट है 70,000, मतलब कितने का एडिशन हुआ, 60। तो आई परचेस बिल्डिंग ऑफ 30,000 and plant of, both are outflow. Which outflow? Investing activity. Plant, machinery, fixed asset, investment are investing activity. I hope this is clear. Then intangible assets 30 से 20 हुए तो depreciation होगा, write off होगा। डिक्रीज हुए तो कुछ लिखा नहीं तो राइट ऑफ होगा, राइट। इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ ओवर 10 years, मैंने फाउंडेशन में सिखाया था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 में नए सिलेबस में ऐड हुआ है। इंटेंजिबल एसेट्स आर रिटर्न ऑफ ओवर 10 years यूजिंग विच मेथड, SLM। 10 साल से ज्यादा लाइफ देनी तो तुम दे सकते हो, बट तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा, मैनेजमेंट हैज टू जस्टिफाइड। याद है मैंने बोला था उस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, SLM वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे वो, बट एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। एक पैराग्राफ ऐड हुआ है मॉड्यूल में, इफ यू रिमेंबर। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर रिटर्न ऑफ। अरे ऐसा नो, वो एक्चुअली राइट वो AS26 के रिलेटेड था। इंटेंजिबल एसेट्स का रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइजेशन बोलते थे, अमोर्टाइजेशन बोल के कंसेप्ट था। हाँ आगे यहां तक ठीक है। इन्वेंट्री हैज इंक्रीज, मतलब परचेस हुई है, आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड, अगेन आउटफ्लो, पैसे नहीं आए, आउटफ्लो। कैश एंड बैंक बैलेंस, योर आंसर इज 2000 ओवरऑल इंक्रीज, 2000 ओवरऑल इंक्रीज, 15,000 प्लस वो 2,000 इंक्रीज, आंसर विल बी 17,000। करें स्टार्ट। तो जिन्होंने सॉल्व किया है अच्छी बात है, जिन्होंने किया ध्यान देना। हाउ आई राइट दिस विल बी, मैं कैसे सॉल्व करता हूं, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं पहले ही बोल रहा हूं, दिस लेक्चर इज इरिलेवेंट फॉर दो स्टूडेंट जो खाली 12वीं मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए दिस इज इरिलेवेंट, यू कैन लीव राइट नाउ, कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, जो मैं अभी क्वेश्चन कर रहा वो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, बोलो मुझे 20, मैं ये सिखा रहा हूं क्योंकि ये यूजफुल टूल है। यस पर्टिकुलर रुपीज करें स्टार्ट, पर्टिकुलर्स रुपीज। ऑब्वियसली आई हैव टू स्टार्ट विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अरे कुछ समझा क्या, बट पहले लिखेंगे ऑपरेट फर्स्ट ना, क्या लिखेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। I have to start with profit after tax, sorry I have to start with profit before tax। PBT लिख दो डायरेक्टली, समझेगा। तो आ जाएगा मैडम, यहाँ पे मैं सबके, मोदी जी करे ना करे मैं डेफिनेटली फॉलो करता हूँ, सबका साथ सबका विकास, सबको समझे, ये मेरा टारगेट है। क्योंकि इधर दिशा जैसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं जल्दी समझ में आता है, क्यों रे दीक्षा मैडम, किया है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बंदी नहीं, यस बोलो। डिविडेंड के बारे में दिया नहीं ना कुछ, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड वगैरह, ठीक है, नहीं ये तो नहीं है। डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है कंपनी को, ये समझ लेना, डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता है। यस तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नथिंग बट P&L, कुछ लिखा नहीं तो ऑब्वियसली P&L रहेगा, विच इज शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में P&L बोल के हेडिंग नहीं आती है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल के हेडिंग आती है। क्लियर है क्या, ओके
रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, 1,52,000 बाय ओपनिंग बैलेंस 50। मेरे पास 50,000 का प्रॉफिट था, मेरे पास 50,000 का प्रॉफिट था, इस ईयर के एंड में कितना है, टू क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 1,52,000। मैक्सिमम क्या हो सकता है, ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है कुछ। अरे रिजर्व सही नहीं, किधर से ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है, और क्या हो सकता है, proposed dividend of last year is paid during the year, right, dividend paid, their appropriation, लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड था, जो कंटीजेंट लायबिलिटी में दिख रहा था, नॉट इन द बैलेंस शीट बट बिलो द बैलेंस शीट, वो इस ईयर में पेड होता है, एंड प्रपोज डिविडेंड पूरा का पूरा पे करना होता है। समझ में आ रहा है, तो वो एंड करंट ईयर में जो इंटरिम डिविडेंड पेड किया है वो, अरे समझा क्या, नहीं है कुछ, तो यहां से तुम्हें मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर करंट ईयर ऑफ करंट, कितना रहे, 1 लाख। तो हमने लास्ट ईयर में 50,000 के प्रॉफिट्स रिटेन किए थे, 50,000 के प्रॉफिट रिटेन किए थे, इस ईयर में हमने 1,02,000 के प्रॉफिट कमाए, टोटल कितने हो गए, 1,50,000। हमने ना ही कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है, ना ही कुछ डिविडेंड दिया है, राइट, इसलिए हमारे पास अब रिटेन्ड प्रॉफिट्स आर 1,50,000। दिस प्रॉफिट्स आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड। इस पे कोई लिमिटेशन नहीं, एज पर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पूरा का पूरा आप डिविडेंड के लिए दे सकते हो। अगर यही प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर होते जनरल रिजर्व में वगैरह, तो देयर कम्स ए लिमिटेशन, उस पे पूरा डिविडेंड नहीं दे सकते। तो जनरली कंपनीज प्रेफर टू ट्रांसफर प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट प्रॉफिट बोल के ही रहेगा, बट जनरल रिजर्व में रखेगा तो एटलीस्ट उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। अरे समझा गया, 1,52,000। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये पैट कहां से आया होगा, P&L से आया होगा, कॉमन सेंस की बात है। अरे समझा क्या, P&L में कोई ऐसे आइटम्स डेबिट हुए होंगे, लाइक डेप्रिसिएशन हो सकता है, विच इज नॉन कैश आइटम, देयर कैन बी इंटरेस्ट पेड हो सकता है, डिविडेंड पेड P&L में आता है, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है, क्रेडिट हो सकते हैं, लाइक रेंट रिसीव्ड, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इज इनकम, डिविडेंड पेड इज एप्रोप्रिएशन, दोनों में फर्क है। डिविडेंड रिसीव्ड मतलब इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिल रहा है, वो P&L को क्रेडिट होगा। कंपनीज में, कंपनीज अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, तो होल्डिंग कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन इट्स सब्सिडरी कंपनी, ये तो पता होगा, तो सब्सिडी कंपनी हैज गिवन डिविडेंड, तो होल्डिंग कंपनी के लिए इट इज इनकम, वो उनके इनकम में दिखेगा ना P&L क्रेडिट पे, so that is investing activity inflow, but when you give dividend it's appropriation, when you pay the dividend it is वो expense appropriation है। अरे समझा क्या, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। ये आ गया तुम्हारा, फिर मैंने एक अकाउंट बना दिया, कौन सा, डिविडेंड का तो कोई अकाउंट है क्या, नहीं है, बोलो मुझे, यस, प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब तक असेसमेंट नहीं होती ना, तब तक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिखता रहता है बुक्स में, क्योंकि जब असेसमेंट होगी इनकम टैक्स ऑफिसर से, तब पता चलेगा एग्जैक्टली टैक्स कितना लगा और कितना पेड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ये तुम इंटर में जब सीखोगे ना, इंटर में भी एक्चुअली इतना नहीं सीखोगे जितना तुम आर्टिकलशिप में ये सब चीजें, जब आप रियल लाइफ में काम करोगे, कि आपके बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स 2-3 साल का दिखता है, क्यों, असेसमेंट पेंडिंग है। समझ में आ रहा है क्या, तो यू विल लर्न दिस थिंग्स इन रियल लाइफ कि एक्चुअल में अकाउंट्स कैसे था, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर
दिस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर डिफरेंट ईयर, 4-5 दिखेंगे ना, अलग अलग ईयर की अलग अलग प्रोविजन रहेगी, और उसके अगेंस्ट तुमने टैक्स भी पेड किया होगा, एडवांस टैक्स, टीडीएस। तो जब तक असेसमेंट नहीं होती तब तक वो अकाउंट ओपन दिखते हैं, एंड जिस दिन असेसमेंट कंप्लीट होगी इनकम टैक्स ऑफिसर से, तो फिर एक दूसरे के साथ सेट ऑफ किया जाता है। यस, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बैलेंस है, प्रोविजन एज ए क्रेडिट बैलेंस, इतना तो पता होना चाहिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 27,000। मेरे पास 27,000 की प्रोविजन थी टैक्स के लिए, अब कितनी बाकी है मैडम, बाद में खेलो मोबाइल। अरनीत मैडम, क्या मोबाइल खेल रही है मैडम? कुछ अर्जेंट है? हाँ, मोदी जी का मैसेज वगैरह कुछ है कुछ मैडम? सच बोल। अरे मोदी जी मतलब मैडम किसको फोड़ना है, कुछ किधर ईडी का रेड वगैरह डालना है, कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं? आगे यस, प्रोविजन फॉर टैक्स 35 सर, आपके इधर ही डालेंगे मोदी जी, कुछ नहीं मिलेगा 35,000। और मेरे रिलेटिव्स अब बीजेपी में ही है तो मुझे भी टेंशन नहीं, ठीक है। फिर हम भी होशियार है, किसके किधर जाना है हमें पता है, मेरे वाइफ के रिलेटिव मत, ठीक है, वो पॉलिटिशियन फैमिली से, वो ऑलरेडी बीजेपी में गए, कब तक, जब तक बीजेपी है, जब कांग्रेस आएगी फिर से आएंगे, घर वापसी, हार्दिक पांड्या जैसे, ठीक है। आगे नेक्स्ट 27,000 35,000, ठीक है, तुम्हारे सामने बोल सकता हूँ, उसके सामने नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि वो 50% ओनर है मेरे घर की, ऐसे नहीं बोल सकता मैं एक रूम में रहूंगा तो एक रूम में रहे, ठीक है। आगे 2735, they have said you have paid tax of 25,000 right, एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश, एक्चुअली एंट्री आएगी टैक्स टू कैश एंड टैक्स को डेबिट किया जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, बट मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं, एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश। कितना पेड हुआ मैडम? ये 25,000 इज एक्चुअल आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बाद में माइनस होगा, यहां से हमें मिलेगा बाय राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रोविजन क्रिएटेड फॉर करंट ईयर, कितना आ रहा है 33,000 की प्रोविजन क्रिएट हो रही टैक्स की। ये सब इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से एंट्रीज होते हैं भाई, तुम्हारा टैक्स की प्रोविजन होनी चाहिए 40,000, तुम 33 की कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है भाई। सर ये अमाउंट किधर से आ गए, आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया होगा, समझ में आ रहा है, कितना टैक्स लग रहा है उतनी प्रोविजन तुम रखोगे और उतना तुम पे भी करोगे, तो लायबिलिटी में प्रोविजन दिखेगी, असेट साइड पे टैक्स पेड दिखेगा, कब तक दिखेगा, जब तक असेसमेंट नहीं होती कि तुमने जो टैक्स पेड किया तुम्हारी वो कंफर्म होना चाहिए ना वो करेक्ट है या रॉन्ग है। जब असेसमेंट होगी तब वो एक दूसरे के साथ सेट ऑफ किए जाएंगे, तब वो अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, तब तक वो लायबिलिटी और असेट में दिखते ही रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 33,000, तो इस ईयर में हमने, मतलब इस ईयर में हमें कितने का टैक्स लगा, मतलब हमारे हिसाब से नहीं 33 का प्रोविजन हमने किया, एक्चुअल टैक्स कितना है 35, लायबिलिटी कितने की 35, बट वो 35 की लायबिलिटी करने के लिए मे भी हमने लास्ट ईयर में 27 की लायबिलिटी की थी, 25,000 का ही टैक्स पेड किया हमने, 2,000 की अभी भी प्रोविजन बाकी है, इस ईयर में 35 की प्रोविजन रखनी, तो हम कितने की प्रोविजन बनाएंगे जस्ट 33,000, समझा क्या? ये P&L को डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, डज नॉट मीन इस ईयर का टैक्स 33,000 है, एक्चुअली इस ईयर के एंड में हमें इस ईयर का टोटल टैक्स 35,000 है, समझ में आ रहा है क्या? जितनी प्रोविजन रखी है उतना टैक्स रहेगा ना, तो आप लोग तो फिर आपने 33 डेबिट किया, अरे लास्ट ईयर में ज्यादा प्रोविजन हुई थी, 27 की प्रोविजन थी, टैक्स कितना पेड करना था 25, तो 2,000 की ज्यादा प्रोविजन थी, और इस ईयर में उतनी कम प्रोविजन की, ओवरऑल बेसिस में नेट इफेक्ट सेम दिखेगा ना, आरडीडी की कंसेप्ट है। यस, नहीं समझा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1,02,000 प्लस, बोलो मैडम व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,35,000, आप इनर कॉलम में लिखो या आउटर कॉलम में लिखो, तुम्हारी जो कन्वीनियंस है वो, 1,30,000
35,000। अरे समझा क्या? अरे यस और नो सर? और कौन से अकाउंट करने? यू कैन प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट एंड प्लांट अकाउंट फॉर योर कन्वीनियंस। ओरली भी आंसर आता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कौन सा अकाउंट पहले, बिल्डिंग। जब हम फाउंडेशन में एनपीओ करेंगे तब हमें अकाउंट ओपन करने होंगे, क्योंकि एनपीओ में रिसिडेंट पेमेंट में हमें पेमेंट ढूंढना होगा, कितना बिल्डिंग के लिए पेमेंट हुआ। रिसीट साइड पे सेल हो सकता है, सेल प्रोसीड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट लॉस हो सकता है, तो हमें कुछ भी करने को बोलेंगे तभी भी अकाउंट करने वाले हैं। तो ये चीजें ना जो सिखा रहा हूं ये हर जगह पे लगने वाली है। सिंगल एंट्री चैप्टर आया है फाउंडेशन में नया, उसमें भी अकाउंट्स लगेंगे, सब अकाउंट्स ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो और जो खाली महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं वो किधर किधर नहीं आएगा, टेंशन मत लो, इग्नोर। तुम भी समझ सकते हो, ये तुम्हारे साथ वाले समझ सकते हो, तुम क्यों नहीं समझ सकते? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस है मैडम? 1 लाख। ये ओपनिंग असेट थी बराबर ना? बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यस। कितना? दिखने में तो ऐसे लगता है कि 20,000 का डेप्रिसिएशन है, बट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, बोलो मुझे कितना डेप्रिसिएशन है? कितना? एंट्री डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन है मैडम? एंट्री आती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग एंड P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। कितना रे? कितना? 50। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री आती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, P&L टू डेप्रिसिएशन। अरे समझा क्या? अकाउंट टैली नहीं होगा, अकाउंट टैली नहीं होगा। आप देखोगे आपको डेबिट पे लेना होगा टू कैश, मींस आपने 30,000 की बिल्डिंग क्या की साल भर में? परचेज। कैश अकाउंट के क्रेडिट मतलब पेमेंट है, ये क्या है? पेमेंट। इट्स ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्डिंग समझा तो प्लान भी अपने आप समझेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओरली आता है तो और भी अच्छा। प्लांटिनर है, यस, ओपनिंग प्लांट 2। अरे शेट्टी सॉल्व ही नहीं किया, हाँ? कितना? 40,000 का प्लांट है और क्लोजिंग में कितना है मैडम? 70,000। तुम्हें लगेगा कि अरे 30,000 का परचेस हुआ, नहीं रे भाई, ऐसे मैंडेटरी थोड़ी है। डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000। क्या एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू असेट, असेट को क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 30,000। सेकंड इफेक्ट बाय डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन P&L में आएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। कितना रे? ये समझना इंपॉर्टेंट। फिर भी प्लांट अकाउंट टैली नहीं होगा। क्रेडिट पे 1 लाख है, डेबिट पे 40 है, तो डेबिट पे 60,000 लेना होगा टू कैश। हमने 60,000 का क्या किया? प्लांट परचेस किया। हमने 60,000 का क्या परचेस किया? प्लांट परचेस किया। आई होप दिस इज क्लियर। अरे ऐसा नो, गुड। एक और है, क्या है? लिखने की जरूरत है, वो डायरेक्ट लिख दिया तो चलेगा। डेप्रिसिएशन ऑन इनटेंजिबल, कितना? 10,000। 10,000। नहीं समझा सर, नहीं समझा सर। अरे यस और नो? कुछ है रेंट रिसीव्ड वगैरह, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड? नहीं होते तो बोलते ना। तो क्या हम अब स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, मिल गया तुम्हें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,35,000। एड बैक मैडम, क्या करेंगे हम? एडजस्टमेंट फॉर, अरे इसका नाम क्या? गुरलीन मैडम समझ में आ रहा है क्या? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ओ माय गॉड,
क्या हुआ मैडम, इसमें क्या क्या आएगा, P&L को जो डेबिट हुए वो ऐड बैक करो, P&L को जो क्रेडिट हुए उनको माइनस करो, ऐड। एक ही साथ बोल दो, तीनों का डेप्रिसिएशन, तीनों का 90 ले लूं, अरे ऐसा नो, अरे समझा क्या, 50 प्लस 30 प्लस 10 इज इट 90,000, अरे यस और नो, दूसरा कोई आइटम है नहीं, is called as what, therefore cash flows from operating activity before working capital changes, before working capital changes, WC मतलब वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में चेंजेस के पहले के, करंट एसेट इंक्रीजेस इज आउटफ्लो, करंट एसेट डिक्रीजेस इज इनफ्लो, पैसे आ रहे हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस पैसे नहीं दे रहे इनफ्लो, करंट लायबिलिटी डिक्रीजेस मतलब पैसे दे रहे आउटफ्लो, अरे समझा क्या, अरे गायकवाड़ मैडम, नो सर, करें स्टार्ट, अब मुझे बोलो क्या है, ऐड, कुछ नहीं है, लेस, आउटफ्लो ही मतलब, अच्छा, ट्रेड पेबल्स हैव डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना, कितना 18, कितने से कितना हुआ, 23 से 5000 हुआ है, 18,000, 18,000 बराबर क्या, निगेटिव में लिखूंगा, फिर बोलो मुझे लेस हुआ, उसके बाद बोलो, हाँ, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अच्छा इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी आउटफ्लो है ना, इन्वेंट्री कितना, कितने से कितना हुआ, कितने से कितना हुआ मैडम, 45 से 95 ना, 50,000 से इंक्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, उसके बाद बोलो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना 1,20,000 से 2,00,000 हुआ है, टेल मी द सब टोटल, तो डायरेक्टली लिख देता हूं ना, 2,25,000 माइनस ऑल दिस थिंग्स, अरे आ रहा है क्या 77,000, अरे आचल, तो इसको हम बोलेंगे वर्किंग कैश फ्लोज ऑफ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब तुम लोग मुझे बोलो कितना आ रहा है, हमारे आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, $77,000 लेस इनकम टैक्स, कितना, कितना बचेगा, ये क्या बचेगा, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मिल गया क्या, उनका आंसर 52 दिया क्या उन्होंने उधर, यस, समझा क्या, अब हम क्या ढूंढेंगे, सेकंड, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अरे अरनीत मैडम समझा क्या कुछ, सॉल्व ही नहीं किया सर, तो आया क्या आंसर आजू बाजू में किधर, कितना 20-25 लाख आ गया क्या तेरा, गुड, कैश फ्लोज फ्रॉम, नहीं तो ऐसे हो जाएगा मैडम, लाख में आ जाएगा 20-25 लाख, ठीक है, कितना इन्वेस्ट एक्टिविटीज से,
I think your purchase building, your purchase plant. Purchase of building. Purchase of building how much? ढूंढा है हमने 30,000 outflow. Then कितना? अच्छा, is there any interest received, dividend received? 90,000 you paid for investing activity. Third, cash flows from which activity? Financing activity. Cash flows from which activity? Financing activity. इसमें लिखो सबसे पहले issue of equity share capital. कितना? 50,000. दूसरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रीपेमेंट. रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना रे? नेट इनफ्लो कितना है? कुछ दूसरा डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड नहीं है. बोलो, ले लो कैलकुलेटर पे. 52 प्लस 40 92 माइनस 90 पॉजिटिव 2000. Therefore, net increase in cash and cash equivalent. Add, बोलो, opening cash and cash equivalent. हो गया, आंसर आ गया. मैं यही बोल रहा हूं. How much? Therefore, closing cash and how much? हो गया आंसर. क्या बड़ी बात है? ट्राई करोगे तो आएगा. 50% आ गया, 10% 20% इज ऑल्सो इंप्रूवमेंट. क्या बोला? 5% भी आया तो भी एक इंप्रूवमेंट हमारे लिए. समझा क्या? 5% आया वो भी अपने लिए एक इंप्रूवमेंट है. मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि 100% फाउंडेशन के बच्चों का उनका उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तुम लोगों में उतना मैच्योरिटी आनी चाहिए कि भाई तुम लोग सॉल्व कर पाओगे कंसेप्ट को लेके. बिकॉज तुम्हारे केस में एप्लीकेशन ही तो इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे सबके केसेस में एप्लीकेशन तो इंपॉर्टेंट है भाई. तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू लर्न दिस वन डे और सम अदर डे. उतना तो मैच्योरिटी तुम लोगों में आनी चाहिए. अगर वो मैच्योरिटी नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. आगे ठीक है. एनीवन हैज डाउट हियर? ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या यहां तक? और 12th वालों को देखो, आई नो दिस इज, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड में आ ही नहीं सकते. गलती से अगर ये क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड में आ गए ना तो भाई सैलाब आ जाएगा. बच्चे रोड पे, सैलाब, तूफान, लोग रोड पे आ जाएंगे, बच्चे रोड पे आ जाएंगे. क्यों? ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा? उन पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे. तो महाराष्ट्र बोर्ड में ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. बट तुम कर सकते हो. बस मुझे यही से लगता है सिखाया तो. अब तुम्हें बाइक नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्यों? बिकॉज तुम 18+ थोड़ी हो. बराबर ना? तुम तो बाइक चला के आते हो. क्यों रे श्रुत? हाँ, श्रुत और आंचल के पास गाड़ी नहीं, लेकिन वो श्रुत की गाड़ी चलाती है. मैडम बाइक नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुम्हें लाइसेंस है ही नहीं. तुम सीखे कैसे फिर? तो तुमने ये क्यों नहीं बोला सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है या 18+?
फिर भी किया ना, वही सही है। चीजें सीखोगे तो आएगी, नहीं सीखोगे तो नहीं आएगी, बराबर ना मैडम? गुरलीन मैडम बाइक चलाने आती है क्या, एक्टिवा? तो कैसे आती है मैडम? तू यू आर नॉट 18+ नाउ, है क्या लाइसेंस? नहीं है, वही बोल रहा हूँ, फिर कैसे? वही सही है। कोई भी हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे कोई स्किल हो, कोई आर्ट हो, मैडम उसमें एज मैटर नहीं होता है। इफ यू स्टडी इट यू विल डेफिनेटली गेट इट। अरे भूषण, हाँ अथर्व, हाँ नेक्स्ट। मैं वही बोलता हूँ कि देर इज, you should be open to learn the new things. Clear? Anyone has doubt here? The problem is our attitude towards the education. या हम कोई चीजें सीखते हैं ना, उस पे हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम रहता है कि यार मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये यार सिलेबस में नहीं क्यों करना। अगर सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं करना, अगर ये है ना एटीट्यूड, तो तुम लाइफ में तुम्हारी मार्केट वैल्यू जीरो है, मार्केट वैल्यू जीरो है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मार्केट वैल्यू जीरो है। अगर मेरे कोई रिलेटिव्स मुझे बोलते हैं ना कि जॉब के लिए रेफर करो, मैं नहीं करता। क्यों? मुझे पता है उनको घंटा आता है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज उनका एमबीए हुआ होगा, उनका बीकॉम हुआ होगा, आई नो व्हाट दे अंडर, वो मेरा नाम खराब करेंगे उधर जाके। उनको डेबिट क्रेडिट की अगर एंट्री नहीं आती तो हाउ कैन आई रिकमेंड देम? बराबर ना? तो मैंने उन एक दो जगह लोगों को लगा कि मैंने बोला कि इनको कुछ नहीं आता है, राइट, पहले 2-3 मंथ इनको सिखाओ, काम करते तो रखो, नहीं तो निकाल दो। क्यों? बिकॉज आई नो व्हाट दे आउट लर्न, उनको क्या आता है। यही अगर मेरा इंटर का बच्चा है, फाउंडेशन का है, आर्टिकलशिप पे आता है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ। क्यों? बिकॉज वो एक एटीट्यूड रहता है ना, इसलिए। बुकिश, तुम लोग बीकॉम हुए हो सर, हम एमकॉम है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मास्टर ऑफ कॉमर्स और क्या, राइट, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। अरे उनको टैली में एक एंट्री पास भी करने को बोलेंगे ना, तो उनको ओरली भी एंट्री नहीं आएगी, पास करना तो बहुत दूर की बात है। ये फैक्ट है आज का एजुकेशन का। माई वाइफ इज इन कॉलेज, शी इज अ प्रोफेसर, मैंने उसको बोला है दिमाग नहीं लगाने का। बच्चे तुम्हारे इधर पढ़ने के नहीं आते, पास होने के लिए आते, पास करने का, किसको भी फेलने का, कुछ नहीं पूछने का, क्यों आया, आया भी क्यों, ये भी नहीं पूछना, नहीं आया तो ये दूर की बात है। लड़के के साथ बैठा है, लड़के के साथ बैठा है, क्या चल रहा है, किस कर रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं, एज इफ यू आर ब्लाइंड, कुछ नहीं बोलने का। बिकॉज बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, यही तुम्हारी बड़ी अचीवमेंट है, बराबर। पेपर चेक करी, मैंने पेपर क्या चेक करी, सबको पास करना है, धड़ 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 धड़। मैथ्स के पेपर मैंने चेक किए, उसके 80 पेपर थे, 1 घंटा लगा मुझे पेपर चेक करने को। हाँ माँ कसम, 1 मिनट से कम में किया मैंने, सबको मार्क्स दिए, सबको। अरे बच्चे देखो, उनको फेल तो नहीं होना है, बस इतना। मैंने बोला जो तुझे अच्छे लगते हैं, जो बच्चे सिंसियर, उनका तू चेक कर, बाकी मेरे पास दे। कौन, तुम्हें लगता है क्या ये लोग फेल भी करेंगे तो कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, तुम ही लिखो और पास करो? तो क्यों पहले ही। एक मैंने बोला था उस दिन डायलॉग कुछ तो, क्या क्वेश्चन था,
क्योंकि बोलते बुरा लगता है बच्चे पढ़ते नहीं, मैंने बोला बुरा क्या लग रहा है, क्योंकि पता है ना कॉलेज बीकॉम में क्या पढ़ेंगे बच्चे, बीकॉम मैंने बोला ना ये सब बेकार। तो अर्लिन बोल रही है, सतलिन बोल रही है सर मैं बीकॉम नहीं मैं बीबीए बीएफटी करूंगी। सच्चे में उसमें वैल्यू है, अगर तुम सच्चे में करते हो तो करने में प्रॉब्लम नहीं है, खाली बुकिश नॉलेज से चीजें लाइफ में वर्कआउट नहीं होगी। अच्छे कॉलेज से करो जहाँ पे फिर चीजें वैल्यू एडिशन होगी, बराबर। नहीं तो तुम्हें बीबीए कोई भी कॉलेज देता है, मेरे गांव में भी बीबीए, मैं उधर एडमिशन करवाता तुम लोग। मेरा कजिन ब्रदर एमबीए पास हुआ है, कैसे हुआ है मुझे पता है, मेरे वाइफ का भाई एमबीए, झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो ऑनलाइन पेपर दे, प्री वेडिंग शूट चल रहा है, वो उधर से आंसर पूछ रहा है, जीजू इसका आंसर क्या है, मैं बोल रहा हूं करंट एसेट। वही मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 2 पेपर उसके लिखे, एक मैंने लिखे मतलब मैंने उसको बोले, एक मेरे एंगेजमेंट के टाइम उसका कोई तो पेपर था कॉमर्स रिलेटेड, फोटो चल रहे थे एंड में, वो मुझे आंसर पूछता, ही यूज्ड टू रीड आउट द क्वेश्चन, मैं बोलता था इसका आंसर ABCD में से क्या रहेगा, ठीक है। और एक प्री वेडिंग के टाइम, ये रियलिटी है, क्यों बुरा बनने का। मैडम अच्छे कॉलेज से करो जहां पे वैल्यू रहेगी, जहां पे सीखने को मिलेगा, थोड़ा दिमाग शार्प करो। यस, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ तरुण फैशंस लिमिटेड प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर गलती से कल एक वाले कॉलेज लेके आते तो एडमिशन जरूर लेना, हम कोई तकलीफ नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है। क्यों, बिकॉज हमें भी पता है क्या आगे इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स, ध्यान देना 1,20,000 से 1,50,000, मतलब कैपिटल हैज इंक्रीज, हमने शेयर्स इशू किए हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैव आल्सो इंक्रीज्ड। इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दी रहे रिजर्व सरप्लस की, मतलब वो P&L ही रहेगा, वो क्या रहेगा P&L। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ हेड, उसके अंडर अकाउंट्स होंगे P&L, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ऐसे अलग अलग रिजर्व रहेंगे, समझ में आ रहा है। कुछ लिखा नहीं मतलब P&L रहेगा, वो क्या रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन रहेगा, आई मीन। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओ माय गॉड, एक मैडम 50,000 का लोन था लास्ट ईयर में, इस ईयर में 0 हो चुका है, मतलब वी हैव रीपेड द लोन, हमने लोन क्या किया है रीपेड। कब रीपेड किया, कुछ दिया है क्या, किधर दिया है, अच्छा डिबेंचर्स थे, सॉरी डिबेंचर्स थे, ठीक है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द फर्स्ट डे, मतलब इज देयर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फर्स्ट डे पे रिपे करोगे, इस ईयर के फर्स्ट डे पे रिपे किया तो इंटरेस्ट आएगा क्या, नहीं, वो जानबूझ के डेट दी है क्योंकि इंटरेस्ट के लिए, क्या हमने इंटरेस्ट पेड किया है या नहीं है इसके लिए, समझा क्या। इफ यू आर रीपेड ऑन द फर्स्ट डे देयर इज नो इंटरेस्ट। आगे ध्यान देना, टेंजिबल ऐसे बिल्डिंग एंड, अच्छा हम इधर थे राइट। फिर है तुम्हारे ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स हैव डिक्रीज, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, ट्रेड पेएबल्स हैव डिक्रीज्ड, आउटफ्लो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, 30,000 की प्रोविजन थी, 40,000 का प्रोविजन बाकी है, कितने का टैक्स पेड हुआ 50,000। ओ नो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग दिस 50,000, करंट ईयर की प्रोविजन 50,000 है, तो हमें ध्यान देना, प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस 30 है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इस ईयर में कितनी प्रोविजन की 50,000, मतलब तुमने कितना टैक्स पेड किया, कितना 38,000 का टैक्स पेड किया। If they have given you tax paid, you can find out provision for the year. If they have given you provision for the year, you can find out tax paid.
पहले वाले क्वेश्चन में टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया था, वहां से हमने प्रोविजन फॉर द ईयर ढूंढा, यहाँ पे प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर दिया 50,000, तो टैक्स पेड ढूंढ सकते हैं। अरे समझा क्या? नेक्स्ट आगे, उसके बाद बोलो मुझे, फिक्स एसेट्स, ओके, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टू, टेंजिबल में बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है। बिल्डिंग 1 लाख से कितनी हुई है? 80। बिल्डिंग हैज डिक्रीज मे बी बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। नो, ओह माय गॉड, क्या हुआ है मैडम? गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 25,000। मतलब ये जो डिक्रीज हुआ है ना बिल्डिंग, कितने से? 1 लाख से 80 हुआ है, मतलब कितने से डिक्रीज हुआ है? 20,000 की बिल्डिंग तुमने बेची है एट ए प्रॉफिट ऑफ 25,000। व्हाट इज द सेल? 45,000 का सेल प्रोसीड्स है, एंड ये गेन P&L को क्रेडिट हुआ होगा, तो उसको हमें माइनस करना होगा फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड सेल प्रोसीड्स हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे। अरे समझा क्या? गुड। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुआ है, ओके। नीचे दिया 10,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है प्लांट एंड मशीनरी पे। 40 से 10, 40,000 माइनस 10,000, बोलो ना, 40,000 माइनस 10,000, यस। 40 माइनस 10 तो इट इज 30,000। सो 30,000 का प्लांट एंड मशीनरी बचना चाहिए, बट बुक्स में कितना है बोलो मुझे? 1,28,000। सो योर परचेस 98,000। समझा क्या? 98,000 का परचेस है। आगे उसके बाद गुडविल के बारे में लिखा है उन्होंने, पढ़ो। इंटेंजिबल एसेट्स 20 से 35,000 है, 20 से 35,000, ओके। बोलो मुझे, सो इट्स 20 से 35,000, मतलब इट्स ए परचेस। कुछ लिखा नहीं तो परचेस हिंट में भी दिया था मैंने। यू हैव परचेस द असेट, गुडविल परचेस किया होगा, ठीक है ना? यू कैन परचेस द गुडविल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे उसके बाद इन्वेंट्री हैव डिक्रीज, सेल हुआ होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स हैव डिक्रीज, पैसे आए होंगे, दोनों इनफ्लो है। कैश एंड, अच्छा मतलब तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? 25,000 इज ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 20,000। नेट डिक्रीज आने वाला है 5,000 का, नेट डिक्रीज आने वाला है 5,000 का। अरे समझा क्या? आगे कंटीजेंट लाइबिलिटी, ओ माय गॉड, प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना था? वो इस ईयर में पेड हुआ होगा, एंड ये जो 15,000 का है वो कब पेड होगा? इसके अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर में, जस्ट बैलेंस शीट के नीचे दिखाया है। तो करंट ईयर के एंड में जो प्रपोज डिविडेंड, उसका कैश फ्लो का कोई लेन देना है क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 वाज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ओ माय गॉड, 10,000 का डेप्रिसिएशन। सेल 25,000, P&L को क्रेडिट रहेगा। डिबेंचर्स रेडी ऑन द फर्स्ट डे, इसका रिलेवेंस क्या है? इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है इस ईयर में, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, इसका रिलेवेंस क्या है? टू फाइंड आउट द टैक्स पेड। करें स्टार्ट? यस। चलो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसके भी बुक्स में बना रहे हैं उसका नाम लिख देना। जिन्होंने सॉल्व किया अच्छी बात है, चेक करो, और शेट्टी जैसे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया कॉपी पेस्ट करो। शेट्टी फास्ट, खाली शेट्टी टाइम पास करता है, क्यों रे शेट्टी? और इसका नाम क्या? चोपड़ा, सॉल्व किया क्या? नहीं, अच्छा है। क्यों नहीं सॉल्व किया रे? 2 दिन, बीच में 1 दिन था, क्यों क्यों क्या हो गया भाई? हाँ सर, क्या लेना देना है? यस, जो चीज जब करनी हो तब करनी होती है। शादी के बाद जो करना है वो शादी के बाद करना होता है, बच्चे होने के बाद नहीं। पहले कुछ चीज, ठीक है, ऐसे थोड़ी होंगे। हर एक का टाइम होता है, उसको बोलेगा 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, हाँ? हर चीज का टाइम होता है ना, राइट? आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे तुम लोग यार? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शेट्टी तूने क्यों नहीं किया रे? थक गया? ओ माय गॉड, क्या ऐसे ऐसे क्या कर रहा था भाई? थक गया?
हाँ? हाँ? जल्दी सो गया। चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे मुश्किल है तेरा, फिर जल्दी थक जाता है तू तो। हाँ, जॉब करेगा, सब चीजें कैसे होगा भाई? ऑफिस में बोलेगा क्या, थक गया मैं, काम नहीं कर पाया? तुमने क्या सोचा? ठीक है, आगे। तुम्हारी सोच में प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यस, करे स्टार्ट मैडम। ट्रूथ। अरे करे स्टार्ट। बोल, रिजर्व्स एंड सरप्लस ओपनिंग। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रे? तो हमारे पास 75,000 का क्या था? रिजर्व था लास्ट ईयर का। जनरल रिजर्व का बैलेंस 2। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,00,000। देखो, हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ध्यान देना। तो अब हम प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएट करेंगे, कुछ ट्रांसफर करेंगे रिजर्व्स में। टू ट्रांसफर टू रिजर्व। सर कौन से रिजर्व में? जनरल रिजर्व हो सकता है एग्जांपल। टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स है कुछ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं समझने के लिए। है क्या कुछ? नहीं है। बट क्या तुमने प्रॉफिट में से डिविडेंड पेड किया होगा? यस। कौन सा डिविडेंड पेड किया होगा? प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर विच इज 12,000। उसकी एंट्री आई होगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पेमेंट होने पे, एंड डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 2 डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अरे समझा क्या? 12,000। इंटरम डिविडेंड के बारे में कुछ दिया नहीं है। इतना ही, दो ही अप्रोप्रिएशन होते हैं। अब बोलो मैडम, बोलो जल्दी। हाँ मैडम, बाय पैट मिलेगा। प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कितना? 1,00,000। इतना कम? ठीक है, 1,80,000 90। ओके, 1,90,000 ठीक है। आ गया पैट। मैडम पैट पी एंड एल का क्लोजिंग बैलेंस होता है 1,15,000। अरे यस और नो? समझा क्या? अब हम क्या करेंगे मैडम? प्रोविजन फॉर टैक्स। बाद में तुमने इसको इग्नोर भी किया, सपोज डायरेक्टली लिख दिया तो भी चलता है। एट द एंड समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है? मेन आंसर तो तुम्हारा क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो। बोलो यस। ओपनिंग बैलेंस कितना है मैडम? बाय बाय मैडम, प्रोविजन है, क्रेडिट बैलेंस होगा। यस 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितना? They have said provision made during the year for tax is, बोलो मुझे, provision for tax made during the year is 50,000। क्या एंट्री आती है provision for tax made during the year? P&L account debit to provision for tax, P&L account debit to provision for tax। कितना रहे? 50 ना? अरे कोई भी प्रोविजन क्रिएट करो, P&L टू प्रोविजन ही आता है, कोई भी प्रोविजन हो। समझा क्या? यस। एंड देन by provision for tax, sorry I should say P&L, provision for current year, provision made during the year,
अरे कितना, अब हमें क्या मिलेगा बोलो मुझे, बाय कैश नहीं रे भाई, टू कैश। कितना, अगर बाय कैश आता है तो रिफंड होगा, बाय कैश गलती से बाय कैश आता है, डेबिट इज मोर एंड क्रेडिट इज लेस, तो रिफंड ऑफ टैक्स होगा, समझा क्या? तो वो इनफ्लो दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऐड होगा, होता है ना कभी कभी रिफंड भी हो सकता है। अरे ऐसा नो, 90 माइनस 42 कितना, 38,000। अच्छा उसको क्यों कुछ बोल रही रे, 38,000, 38,000। अरे ऐसा नो, 38,000 क्या हुआ, पेड हुआ, अरे टैक्स पेड हुआ क्या? अरे ऐसा नो, डर गया बेचारा, वो देख उसका चेहरा देख तू, आगे प्रोविजन फॉर टैक्स, अरे ऐसा नो। उसके बाद कौन कौन से अकाउंट से बोलो मुझे, बिल्डिंग ऑब्वियसली हम करते हैं समझने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी, दो ही करने की जरूरत है, हाँ, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड प्लांट, अच्छा बिल्डिंग अकाउंट एंड दूसरा रहेगा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यस, बिल्डिंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बोलो, टू बैलेंस, असेट होता है तो डेबिट बैलेंस होगा, कितना रे, 1 लाख, बराबर क्या? क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है उन्होंने 80, तो जनरली ऐसे दिखता है कि हमने 20 का डिप्रेशन दिया होगा, विच इज लॉजिकल, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड सेज इट्स नॉट करेक्ट। जनरली क्या दिखेगा कि सर 20 का डिप्रेशन दिया होगा, बट मैडम इंफॉर्मेशन पढ़ने पे क्या पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि गेन ऑन सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग इज 25,000। यस मैडम, गेन है 25,000 का। मैडम गेन क्या एंट्री आती है, गेन होता है तो गेन इज क्रेडिट, प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। आप लोग सर ये किस कौन से, अरे 11th में ना डिप्रेशन बोल के चैप्टर था, उसमें अकाउंटिंग थी, समझा क्या? ऐसे नहीं कि कुछ अलग दुनिया के परे सिखा रहा हूं, अरे समझा या नहीं समझा, धन्यवाद। असेट दो चीजों की वजह से इंक्रीज होती है, असेट डेबिट इज इंक्रीज इन असेट, ये तो पता है, दो चीजों की वजह से असेट इंक्रीज होते हैं, जब तुम परचेस करोगे एंड प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो, एंड असेट क्रेडिट मतलब डिक्रीज तीन वजह से होती है, एक डिप्रेशन की वजह से डिक्रीज होती है, लॉस ऑन सेल एंड सेल प्रोसीड्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल कितना, जब तुम असेट को प्रॉफिट पे बेचोगे तो असेट की वैल्यू बढ़ी है ना, इसलिए डेबिट, तो यहां पे मिल जाएगा बाय कैश। डिप्रेशन मत बोलो मैडम, वो सेल है, कितना, कैश आउटफ्लो लेंगे 45,000 इन्वेस्ट एक्टिविटी में, परचेस हो, सॉरी इनफ्लो लेंगे, सेल हुआ है, एंड 25,000 यहां पे प्रॉफिट किधर जाएगा, पी एंड एल क्रेडिट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, क्या बोलूं, बिल्डिंग ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, हाउ मच, 25,000। आई होप दिस इज क्लियर। सतलिन मैडम आया क्या बराबर, गुड। नेक्स्ट उसके बाद मैडम ये सब मेरे स्टूडेंट है, अरनीत तू, अरनीत मतलब तू ही, ठीक है, गुरलीन सतलीन जो भी मैं बोलता हूँ ना, वो कभी ना कभी मेरे स्टूडेंट हुए तो, और सब उसको इंग्लिश में एक शब्द है तुम्हें नहीं पता होगा, सेम जिसका साउंड रहता है, यस क्या, होमो, होमोफोन्स, वैसे है तुम्हारा नाम, ठीक है, यस एटलीस्ट मेरे लिए। प्रणव सर मुझे एक नाम दे रहे थे, बोले मोबाइल में सेव करने के लिए, तो मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, मैं जो बोलूंगा वही बोलूंगा, मतलब जयंत या जयेश ऐसे कुछ तो था, आई फॉरगॉट द नेम, ठीक है, तो वो बोले मैं एग्जैक्ट बोलता, बोले आप कुछ भी एग्जैक्ट बोलो, जो
तब मैं क्या बोलूंगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। यस, पर मैं जो भी बोलता हूँ प्यार से बोलता हूँ, एक्सेप्ट वो गालियां। नहीं तो आप बोलोगे सर सर गालियां भी प्यार से देते हैं तो हम खाने में इंटरेस्टेड है, नहीं, वो मैं सच्ची में चिल्लाता हूँ। यस, बिल्डिंग के बाद कौन सा? प्लांट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलो ओपनिंग बैलेंस बोलो मैडम। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 40। क्लोजिंग बैलेंस बोलो 1 लाख। गुड। 40,000 ओपनिंग बैलेंस है, 1,28,000 क्लोजिंग बैलेंस है, क्लियर है। एंड अकॉर्डिंग टू देम देयर इज ए डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन है? ओके, फिर भी अकाउंट टैली नहीं हो रहा है तो क्या है मैडम? परचेस टू कैश 98,000। ये आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, एंड डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट पे आएगा। मैं जानबूझ के अकाउंट बना रहा हूं, मेरा पर्पस P&L एंड एप्रोप्रिएशन बनाने का पर्पस है कि तुम्हें समझे एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है मैडम? सर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। आगे, ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है। ओके, डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट मैंने उसका इफेक्ट दे दिया। डिबेंचर्स रिडीम ऑन द फर्स्ट डे सो नो इंटरेस्ट एट ऑल। गुड, आउटफ्लो है, रीपेमेंट हुआ है बट इंटरेस्ट नहीं है। यही 6 मंथ्स के बाद रिडम्पशन होता तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करके रिडम्पशन करना पड़ता तो इंटरेस्ट भी आता, P&L को डेबिट होता, वहां पे एड बैक करते एंड फाइनेंस एक्टिविटी में वो माइनस करते। व्हाट अबाउट गुडविल? गुडविल में एडिशन हुआ है। करें स्टार्ट मैडम? वी विल स्टार्ट विथ पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो 1,65,000। बहुत हो गया, इतना समझ में आ गया, दुनिया जीत ली तुमने। मैडम बोलो 1,10,000 प्लस 50 बाइफर्केशन 1,15,000 प्लस 50 प्लस हाउ मच? इट्स 1 लाख। एड बोलो एड में क्या आएगा? P&L को जो डेबिट हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, एंड एक चीज माइनस होगी। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूं कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम, अब तुम समझ लेना। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना रे? 10,000। अरे लिखो तुम लोग, शेट्टी खाली देख रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। चोपड़ा जी लिखो कितना? प्रॉफिट 40 है, 25 प्रॉफिट है ना मैडम, तो माइनस होगा। टेक द सब टोटल, इसको बोलते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ जाएगा ये? 50,000। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेंगे, उसमें भी यू कैन सी ट्रेड पेएबल्स हैव डिक्रीज, पेमेंट है। ऐड कुछ करेंगे, लेस कुछ करेंगे। अच्छा ऐड वाले बोल सकते हो पहले। ओके, इन्वेंट्री हैव डिक्रीज्ड। अच्छे, मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री बोलो। अरे इन्वेंट्री डिक्रीज मतलब सेल की होगी। कितना मैडम? 15,000 इनफ्लो। फिर बोलो मैडम, उसके बाद रिसीवेबल्स भी डिक्रीज हुए मैडम। डिक्रीज, अरे डेटर्स कम हो रहे मतलब पैसे आ रहे हैं ना। डिक्रीज इन डेटर्स कितना मैडम? 3,500। दो ही ऐड है और एक लेस है शायद से। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, पेमेंट डिक्रीज, डिक्रीज हाँ वही ना। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना?
35,000 तीन ही है क्या? 35,000. Now what is after working capital changes? 1 lakh नहीं, लेस टैक्स पेड. कितना मैडम टैक्स पेड उन्होंने सर दिया नहीं, आज चल बोल रही है, पहले तो क्वेश्चन में दिया था. अरे मैडम हम ढूंढ सकते हैं ना कितने टैक्स पेड है. 38. अरे समझा क्या मैडम? चेक करो क्या आंसर 95,000 है. तो मैडम कल क्या पूछ रही थी डाउट? कल का डाउट क्या था? अब पूछ क्या था लेकिन. हाँ तो दिक्कत क्या है फिर? हमें टॉप टू बॉटम नहीं जाना है, बॉटम टू टॉप जाना. अरे समझा क्या? अरे इनडायरेक्ट मेथड वही बोलती है. मैं तुम लोग हरामी हो. इनडायरेक्ट में मैं नहीं बोल रहा हूं मैडम. AS3 says go from bottom to top. ऐसे देखते हो जैसे मैंने कुछ क्राइम कर दिया. अरे मैडम, अरे मैं ये चिक कर रहे हैं, मैं क्या करूं? AS3 cash flow statement has given you two options, direct method, indirect method, but they ask you to follow indirect method. डायरेक्ट मेथड मतलब एक एक ढूंढते बैठो एक्चुअल में, जो रिकमेंडेड नहीं है. इनडायरेक्ट मेथड इज रिकमेंडेड. ये क्या आ गया? इट सीम्स दैट यू हैव स्विच टू डिफरेंट लैंग्वेज. ओके इंग्लिश आई डोंट नो. ये ऑनलाइन वाले चाइनीज वगैरह नहीं सुनाई दे रहा है ना? ऑनलाइन वाले एक बार कंफर्म करो रे, प्रॉपर है क्या? नहीं जूम का ये नहीं ना. हाँ ठीक है, गुड. आगे 95,000 मिल गया. सेकंड, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. उसमें क्या क्या है? एक सेल है शायद से, एंड एक परचेस है, और गुडविल भी है. परचेस ऑफ गुडविल. ठीक. पेंसिल हाँ चल रहा है ना भाई. सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. करें स्टार्ट. चलो फर्स्ट, सेल ऑफ बिल्डिंग ढूंढा है हमने. बिल्डिंग अकाउंट में दिखेगा तुम्हें. 20,000 की बिल्डिंग 25,000 के प्रॉफिट पे बेची है, तो इनफ्लो इज 45. मैं वही बोलता हूं, 25,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट ए कैश फ्लो. प्रॉफिट इज नॉट कैश फ्लो, सेल प्रोसीड्स इज कैश फ्लो. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सेकंड, परचेसेस ऑफ प्लांट. कितना मैडम? 98 नेगेटिव आउटफ्लो. एंड परचेस ऑफ गुडविल. कितना? 15. टेल मी द बस. इज एनी इन डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड? नहीं है. आउटफ्लो है ये भी. ओके. एक चीज अच्छी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो विच इज अ गुड इंडिकेशन, मीन्स यू आर जनरेटिंग कैश प्रॉफिट, ऐसे बोल सकते हो. एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, और जो दिख रहा है आप असेट्स वगैरह परचेस करो, विच इज गुड साइन. बिजनेस एक्सपांड होगा तो ही असेट वगैरह परचेस करोगे, अदरवाइज व्हाई विल यू इन्वेस्ट इन द
असेट, फिक्स असेट वगैरह. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड थर्ड इज, बोलो मुझे, कैश फ्लोज फ्रॉम गुड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फर्स्ट, शेयर, इशू ऑफ शेयर्स. कितना मैडम? 30. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ना, दो ही है शायद से. हाँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. कितना मैडम रिडम्पशन हुआ? 50,000. याद है कभी कभी मैंने बोला था रिडम्पशन कैन बी एट ए प्रीमियम एज वेल. फाउंडेशन में सिखाया था. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन बी एट पार और प्रीमियम. डिस्काउंट पे नहीं होता है. ठीक है. तो सर कैसे पता चलेगा? इंफॉर्मेशन में देंगे कि दिस डिबेंचर्स फॉर रिडीम एट 10% प्रीमियम. तो उस केस में फिर 50,000 प्लस 10% 55,000 पेमेंट दिखेगा. समझा गया? यस. उसके बाद डिविडेंड पेड. कितना? एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में दिखेगा. कितने का मैडम? 12,000. टेल मी. इनफ्लो. अच्छा 30,000 नहीं, 500 नहीं क्या? हो गया आंसर. टेल मी द आंसर. डिक्रीज आ रहा है ना. 1 लाख माइनस 95. क्या बोलूंगा मैं? नेट डिक्रीज. अब मुझे बोलो क्या आंसर करेक्ट आ रहा है अपना? प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कितना रे? Therefore your answer. कितना? डन. 4 क्वेश्चन किए हमने. 4 या 3 किए? 3. टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड. 20 मिनट अपने पास. 4 क्वेश्चन है, खत्म करेंगे. अब तुम्हें समझेगा लाइकी क्या है. पेज नंबर बोलो. 300 एंड गुड. पहले थॉट इलस्ट्रेशन पे आ जाओ. आई डोंट नो. 360 ना. जबरदस्त. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. जबरदस्त. ओपनिंग कैश दी है, क्लोजिंग कैश दी है. ओपनिंग कैश कितनी है? क्लोजिंग कैश कितनी है? तो नेट इंक्रीज आने वाला है, नेट डिक्रीज आने वाला है? नेट इंक्रीज आने वाला है, नेट डिक्रीज आने वाला है? इंक्रीज. कितने का? 4,000. डिक्रीज इन स्टॉक, इनफ्लो आउटफ्लो. डिक्रीज इन स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना. इनफ्लो आउटफ्लो. ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो चलेगा. इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी करंट लायबिलिटी बोलो इनफ्लो. सेल ऑफ फिक्स असेट 60,000 पे बेच रहे हो. विच इनफ्लो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो. पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बोलो मुझे. फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,000. ओ माय गॉड. आंसर स्टार्ट विथ 4,000.
कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं रहेगा। प्लस ऑपरेटिंग करंट वर्किंग कैपिटल के चेंजेस, इनफ्लो, डिक्रीज इंक्रीज इन स्टॉक 16,000 ऐड होगा, इनफ्लो, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, डिक्रीज इन स्टॉक ऐड हो गया, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल 24,000 ऐड होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो मिल गया कितना, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई डोंट नो, हाँ उनके हिसाब से है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,000, डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल आ गया 44,000। अरे यही तो किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, समझा क्या या नहीं समझा? अरे चोपड़ा जी, हाँ। फिर सेल ऑफ फिक्स असेट, इनफ्लो, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख, 44,000 इनफ्लो, 60,000 इनफ्लो, टोटल इनफ्लो 1,04,000 माइनस रिपेमेंट, उसको ब्रैकेट में डालना चाहिए, नेगेटिव है वो, तो इसलिए 4,000 आ गया। क्या आंसर है? होमवर्क चलेगा? कर सकते हो नहीं कर सकते? होमवर्क सामने आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जबरदस्त। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आनंद ऑन 1 April 2018 to 31 March 19, मतलब ये इतने डैश डैश है, गाली भी देना मिस्टर आनंद। अरे भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट इज फॉर कंपनीज एंड वो भी एक प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कंपनीज के लिए, ठीक है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी लोग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी लोग भी बना सकते हैं। आगे प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान देना। कैपिटल हैज कैपिटल, अच्छा करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर देख लेना, प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर। कैपिटल हैज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो, कैपिटल इज द फाइनेंस एक्टिविटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैव ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो। लॉन्ग टर्म लोन हैव इंक्रीज, 15,000 से इंक्रीज हुआ है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो। अरे समझा क्या? स्टॉक हैज मतलब बेचा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो। डेटर्स हैव इंक्रीज मतलब पैसे नहीं आए ना, मतलब आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे ऐसा नो कैश, यही तो तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है। तो तुम्हारा नेट इंक्रीज आने वाला है, नेट डिक्रीज आने वाला है? कोई बोलेगा नेट डिक्रीज आएगा, कितने का? 400, समझा क्या? बिल्डिंग हैज आउटफ्लो, कोई विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। मशीनरी हैज इंक्रीज्ड, वो डिक्रीज देंगे भी नहीं क्योंकि फिर डिप्रेशन आएगा और फिर तुम्हें उधर ऊपर एड बैक करना होगा, इंक्रीज ही देंगे। देखो हर क्वेश्चन में 6,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, वो मतलब आउटफ्लो जीरो नहीं है वो। अरे समझा क्या मैडम? हाँ। लैंड, लैंड पे वैसे भी डिप्रेशन नहीं होता है। अरे भाई लैंड पे डिप्रेशन नहीं होता है। हाँ। बोलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट दिया होगा किधर ना किधर, वो भी नहीं दिया, मतलब यही प्रॉफिट है, ऐसे तो नहीं ना? 1,000 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ, कैपिटल हैज इंक्रीज बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट। मैंने बोला प्रॉफिट देना चाहिए, नहीं दिया है ना, मतलब कैपिटल क्यों इंक्रीज होगा? प्रॉफिट। कंपनी केस में प्रॉफिट इज चेंज इन रिजर्व्स, सोल पार्टनरशिप में प्रॉफिट इज चेंज इन कैपिटल। तो 1,000 रुपए इज नॉट फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो, इट्स प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। जबरदस्त, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अरे समझा क्या? अरे प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ा है, समझा क्या? चलो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पहले लो, ये इनफ्लो है,
3000, सॉरी ये इनफ्लो है आउटफ्लो है, इनफ्लो, स्टॉक डिक्रीज हुआ है 3000 इनफ्लो, डिक्रीज इन स्टॉक, गुड। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आउटफ्लो है 3400, देखो डेटर्स 3400, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इधर 5000 का क्या है इनफ्लो, मिल गया 5600। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ले लो, आउटफ्लो 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 5 6 10, टोटल 21,000 का आउटफ्लो है, इसको ब्रैकेट में लिखो चाहिए तो, बराबर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 15,000 का इनफ्लो है शायद से, चेक करो आंसर। समझा क्या? अरे समझा क्या? होमवर्क, होमवर्क मतलब आंसर है, लिखना है खाली आप। अरे समझा क्या मैंने क्या बोला या नहीं समझा? अरे श्रुत, समझा क्या मैंने क्या किया? नहीं समझा? उधर लिख देना हिंट, इन चेंज इन कैपिटल इज प्रॉफिट और लॉस, चेंज इन कैपिटल इज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। महाराष्ट्र बोर्ड को सिखाने के लिए ऐसे चैप्टर ना पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ अलग ही करते हो लोग, ठीक है? यस, कम इन द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 378। ओ माय गॉड, साक्षी लिमिटेड, नाउ दिस इज कंपनी, तो डोंट से चेंज इन द कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी केस में कैपिटल अलग होता है, प्रॉफिट अलग अकाउंट होता है। कंपनी से केस में यू डोंट ऐड प्रॉफिट इन द कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट अलग होता है। अरे समझा क्या? लिख लेना उधर। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, चेंज इन कैपिटल इज प्रॉफिट, चेंज इन कैपिटल इज प्रॉफिट। इन केस ऑफ कंपनी, change in capital is a financing activity, change in share capital is financing activity। समझा क्या रे? तो देखो उन्होंने क्या क्या दिया है, कैपिटल हैज इंक्रीज कितने से, अब मुझे बोलो कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो। क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, करंट असेट्स एंड करंट वर्किंग कैपिटल। क्रेडिटर्स हैव मतलब पैसे आ रहे हैं या नहीं, आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो ना। क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय 30,000, क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय इनफ्लो आउटफ्लो, विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो। अरे ऐसा नो, प्रॉफिट एंड लॉस हैज, इसको क्या बोलोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 30,000। समझा क्या? प्रॉफिट बढ़ा है मैडम, कैश, ये आंसर है। तो तुम्हारा नेट इंक्रीज आने वाला है, नेट डिक्रीज आने वाला है? नेट इंक्रीज ऑफ 10,000, नेट इंक्रीज ऑफ 10,000। डेटर्स हैव इंक्रीज मतलब पैसे आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, डेटर्स इंक्रीज हो रहे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,10,000, स्टॉक हैज डिक्रीज, सेल हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो। लैंड हैज इंक्रीज मतलब परचेस, राइट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं इधर लिख देता हूं। स्टार्ट विद द प्रॉफिट ऑफ 30,000, प्रॉफिट ऑफ 30,000 प्लस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बोलो, डेटर्स हैव इंक्रीज्ड, तो 1,10,000 माइनस होगा, बराबर। स्टॉक हैज डिक्रीज मतलब इनफ्लो ऑफ 10,000। क्रेडिटर्स हैव also increased 30,000,
ओ माय गॉड, बस यही है ना? तो मुझे बोलो नेट क्या आ रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो? ले लो कैलकुलेटर पे, 50 40 70 आउटफ्लो, वो निगेटिव होना चाहिए। 40,000 निगेटिव होगा, क्या होगा? 40,000 निगेटिव, उधर निगेटिव नहीं लिखा है, तुम लोग लिख देना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट आउटफ्लो है 40,000 का, समझा क्या? 30,000 का नेट प्रॉफिट एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अरे समझा क्या? आउट, अरे आउट। फिर कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक ही है, लैंड यू हैव परचेज 50,000, ये भी आउटफ्लो है, ये भी क्या है? आउटफ्लो। नेगेटिव में लिखो उसको, समझा क्या? एंड फाइनेंस एक्टिविटी में क्या है? कैपिटल हैज इंक्रीज्ड, ले लो कैपिटल पे 1 लाख का कैपिटल इंक्रीज हुआ है, 90,000 के बाकी दो है, निगेटिव है, ओवरऑल 10,000 से इंक्रीज है आंसर। नहीं समझा क्या? लिखो, नहीं समझा लिखो, मैं आंसर रिट्रीट करता हूं फास्ट। एवरीवन यू हैव 5 मिनट्स, राइट? नहीं नहीं लिखो, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, नहीं होमवर्क नहीं लिखो, एक आंसर हम लिखते, ये होमवर्क में जाएगा 10th। लिखो, लिखना है हर एक को, चलो। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, होमवर्क आंसर नहीं आ रहा है, होमवर्क बोल रहे नहीं नहीं, हाँ मैडम लिखो, वो भी मुझे पूछ पूछ के आंसर लिखा है तूने कल कल। ठीक है, यस लिख लेना। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो फास्ट, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनर कॉलम में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या मैडम लिखना है? यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू ब्रैकेट, इनर कॉलम मतलब इनटू सामने लिख देना, 70 माइनस 40, 70,000 माइनस 40,000, बराबर ना? सो इनर कॉलम में कितना आएगा वो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 30,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 30,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 30,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 30,000 आया क्या? अब लिख लेना, अब डोंट से राइट कि वर्किंग कैपिटल चेंज हो गया, डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करने का। हाँ क्या क्या लिखोगे बोलो मुझे, चलो। वर्किंग कैप मतलब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज लिख लेना। लेस 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 में लिखो इंक्रीज इन डेटर्स 1,10,000, उसके नीचे निगेटिव 1,10,000, इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स बढ़ रहे मतलब वो हमें पैसे नहीं दे रहे, मतलब आउटफ्लो, समझा क्या? दूसरा लिख लेना एड, दूसरा एड डिक्रीज इन स्टॉक, कितना रे? 10,000, डिक्रीज इन स्टॉक 10,000, स्टॉक कम हो रहा है मतलब तुमने बेचा होगा, इसे समझने का, ठीक है? 10,000। फिर एड में ही आएगा, एड लिख देना, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हाउ मच? 30,000, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे मतलब उनको पेमेंट अवॉइड कर रहे हैं, ऐसे समझा क्या? इनफ्लो की तरह देखने का, तीन ही है, सब टोटल बाहर ले लो, 30,000 माइनस 1 लाख इज निगेटिव 70,000, प्लस 10,000 इज निगेटिव 60,000, प्लस 30,000 इज निगेटिव 40,000, आउटर कॉलम में निगेटिव 40,000 आएगा, बराबर? So cash flows from operating activities actually it's not inflow, it's a outflow. Cash flows from operating activity negative 40,000, negative 40,000. I hope this is clear. Next, cash flows from investing activity. Fixed asset investment में क्या changes हो देखो. Cash flows from investing activity. लिखो. कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, गुड। उसमें है मैडम परचेस ऑफ
लैंड 50,000, परचेस ऑफ लैंड -50 लिख दो डायरेक्टली बाहर, एक ही है, -50,000 आउटफ्लो है परचेस ऑफ लैंड, ओ माय गॉड, -50,000, पहला -40,000, ये -50,000, अभी तक -90 हुआ है, राइट। एक्टिविटी 3, थर्ड नंबर, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें इशू ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, हाउ मच, 1 लाख। तेलंगाना में क्या कोविड केसेस आए क्या? केरला में आए हैं कहीं से फिर से कोविड केस है? हाँ, लेकिन ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं ना उसमें, क्यों? अच्छा, केरला में मिला है क्या? अभी मैंने पढ़ा कि तेलंगाना में 4 केसेस मिले, तो मतलब वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट यूजिंग मास्क नाउ, हैंड सैनिटाइजर मैं भी इधर बोल के रखता हूँ बाहर रखने को, मास्क तो यूज करना स्टार्ट करो, अब मैं भी स्टार्ट करूंगा आज से, क्योंकि ना पुणे में पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो सेफ्टी के लिए जो बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं प्रॉफिट और ज्यादा ट्रैवल करते हैं, स्टार्ट यूजिंग मास्क फॉर ए हेल्दी लाइफ, इट्स गुड साइन। वो वाला मास्क जो लॉन्ग टर्म रहता है, ड्यूरेबल एसेट, ड्यूरेबल कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, फिक्स कैपिटल एंड फ्लोटिंग नहीं देख दे तू है ना, सच्चे में तू वर्किंग कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल किधर क्या रेफरेंस है ना भाई, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंड अप कॉमेडी मत देखते जा, तो ये समझेगा नहीं वो क्या बोला, तू कुछ अलग ही लेके बैठेगा। यू शुड बी इन पोजीशन टू पॉइंट। अब मैंने बराबर इसलिए पकड़ा, मैंने इको की बात की, बराबर ना, क्योंकि मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था। लेट इट बी, मेरे जोक हाई लेवल के होते हैं, समझने में टाइम लगेगा। इट वॉज नॉट रिलेटेड टू सिलेबस, डोंट वरी। हाँ बोलो मैडम, 1 लाख। नेट आंसर क्या आ गया? -10,000। नेट डिक्रीज इन कैश फ्लोज -10,000। एड ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000। एड ओपनिंग कैश बैलेंस 30 कितना? 20,000। नहीं रे, इंक्रीज आया क्या? अच्छा, नेट इंक्रीज, हाँ मैं वही डर गया, नेट इंक्रीज आया था, ये डिक्रीज बोल रही है। सच्चे मैडम कुछ भी फेंक दिया, लिखा है क्या लेकिन, तो फिर कैसे डिक्रीज बोला तूने? 10,000 is net increase plus opening cash balance 20,000, therefore closing cash balance 30,000. 9th will be the homework, चलेगा? 10th will be the homework, and on this I can say we have completed the chapter in 2 date, बहुत डेट में कवर किया है, ठीक है। इसके होमवर्क में तुम्हारे ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे, बट अगर मैंने जो सिखाया वो समझाया ना, तो ये सब चीजें टाइम पास हो जाएगी। अरे समझा क्या? 28 से जबरदस्त, ऑल द बेस्ट मैडम। सिलेबस कवर हुआ है, नाउ यू कैन स्टडी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं सिंसियरली बोल रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने सिखाया नहीं है, बिकॉज यू कैन कीप 1 फॉर ऑप्शन, बट मैंने उसके लेक्चर्स ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ होगा कम से कम, मैंने डाल के, कितने लोगों ने देखा है डिसोल्यूशन? समझा मैडम? इजी नहीं, नहीं जो इलाबरेट किया वो समझा क्या? आई थिंक वो कोविड के टाइम का रहेगा, घर से लिया हुआ रहेगा, प्रॉपर जूम वाला रहेगा वो, जूम टाइप है। अच्छा, कोई बच्चों का नाम याद है? मैं बीच बीच में पूछता होगा या कुछ, उसमें सुन, नाम नहीं लिया मैंने किसी का। हाँ, उन तुम्हारे वही बैच रहेगा ऐसे, ठीक है। किसी बच्चे का नाम नहीं लिया मैंने किसी का। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे क्लिक होने को वो कौन सी एग्जैक्टली बैच है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गो थ्रू देम, डेफिनेटली गो थ्रू देम। फाउंडेशन वाले डोंट मिस दैट। कैसे मैनेज करना है, किधर से टाइम ढूंढना है मैडम, देयर इज नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस,
लाइक सीए सीएस जो भी होता है, यू शुड बी इन पोजीशन की कोई चीजें खुद होके भी करने तुम्हें आदत होनी चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम में सेल्फ स्टडी भी बहुत ही उतनी इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज नहीं सिखाई जाती, तो एक एटीट्यूड कल्टीवेट करो, ठीक है। चैप्टर ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो, उधर फायदेमंद होगा 12 के बाद। और मैं बोलता हूं जो लोग डिसोल्यूशन करेंगे ना, दे विल कीप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन, ये देख लेना, जिन्होंने डिसोल्यूशन किया है अच्छे से, दे विल कीप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन, उस पर भी किया होगा ना और रिकॉर्डिंग पे, तो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में रखेंगे, बिकॉज डिसोल्यूशन में कंफर्मेशन मिलता है आंसर करेक्ट है, बिकॉज तुम्हारा कैश अकाउंट टैली होता है, इसलिए वो कंफर्मेशन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंट्रीज है, बट आप करोगे तो आपको समझेगा, अदरवाइज नहीं। साइन किया सबने, ठीक है। तो वो चैप्टर डेफिनेटली करो। कितने लेक्चर्स है किसी को याद है? 10 12 11 लेक्चर्स है, तो देयर आर यूनिट 2 वीक्स मैक्सिमम। जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले दे हैव द प्लेंटी ऑफ टाइम, वो तो 3-4 दिन में 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। जो फाउंडेशन वाले डेली एक लेक्चर उठाओ, एंड यू कैन डेफिनेटली वॉच माय लेक्चर्स एट 1.5 और 2, 1.5x 2 पे भी, 2 पे भी मेरा समझ में आ सकता है इजीली। जो स्लो है दे कैन वॉच एट 1.5x, अदरवाइज 2x। जिनको अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर है ना, 2x पे देख सकते हो। तो 2x पे एग्जैक्टली टाइम हाफ हो जाता है क्या? ऐसे एक्चुअल में होता है, तो इट्स बेटर देन, बराबर ना। टाइम अगर हाफ टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, सो इट विल बी, मतलब मुझे लगता है 22-23 घंटे का टोटल लेक्चर्स आएंगे वो, हाँ, क्योंकि 1.5 घंटे के लेक्चर्स थे जितना मुझे याद है, हाँ। बट उसमें टाइम पास जनरली नहीं रहता, अपने इसमें कंटेंट रहता है। बीच बीच में इसके बीच में मैं वो चलता है 2 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है, यस, समझा क्या? तो ऑफिशियली सिलेबस इज ओवर, ऑफिशियली सिलेबस इज ओवर, यू हैव टू बाय द मोस्ट लाइकली ऑफ ऑल द पेपर्स, सब पेपर्स के परचेस करो, बिकॉज एग्जाम के लिए वहां से ही पढ़ना चाहिए, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो इको है, मैथ्स है, ओसीएम है, या एज द केस में तुम्हारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं, एंड उससे ही पढ़ाई करो, क्योंकि दैट इज मोर एग्जाम ओरिएंटेड। तो हम मंडे से वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन, शायद से हम एनपीओ से रिवीजन या फाइनल अकाउंट से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हम एक एक उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई नो उसमें से कोई क्वेश्चंस के आंसर उन्हें दिए, कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, मतलब डायरेक्टली आंसर दिया है, सॉल्व सॉल्यूशन नहीं दिया डिटेल में, हम उनको रिवाइज करेंगे अच्छे से। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं लेट नाइट भी लेक्चर्स ले सकता हूँ, आई विल थिंक, बिकॉज अगर ऐसे लगता है कि इजीली कवर होना चाहिए। आज हम 21 दिसंबर को है, एग्जाम एग्जैक्टली 2 मंथ के बाद है, 21 फेब से आसपास पेपर स्टार्ट होंगे, एंड जितना अकाउंट्स के पेपर में 3-4 दिन की डेज होता है इन बिटवीन द गैप, ठीक है। देखो मैंने जनरली देखा है कि आई यूज टू टेक ए रिवीजन इन दोस 3 to 4 days, बट ऑनेस्टली मैं बोलता हूं, अगर तुमने सब चीजें ठीक से की ना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरी बात, सब लेक्चर्स अप टू डेट ऐप पे है, ऐसा कोई लेक्चर अगर मिस हुआ है तो मुझे बोल देना, ऑल द लेक्चर्स आर ऑन द ऐप। अगर कहा, और देयर इज नो लिमिटेशन, आप कितने बार भी देख सकते हो, तो अगर कहाँ पे तुम्हें दिक्कत आती है तो डेफिनेटली गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। पढ़ते टाइम मैंने बच्चों को एक देखा है कि अब सब हो गया ना, बच्चे डायरेक्टली टेक्स्ट बुक लेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज रॉन्ग वे। फर्स्ट गो थ्रू द नोटबुक, डोंट टेक द टेक्स्ट बुक डायरेक्टली, नोटबुक ले लो, एंड जिस सीक्वेंस में हमने क्वेश्चन किए उसी सीक्वेंस में टेक्स्ट बुक से करो, बिकॉज जो सीक्वेंस हमने फॉलो किया दैट इज मोर लॉजिकल, सिंपल टू डिफिकल्ट। तो जिस सीक्वेंस में हमने सॉल्व किया है ना, उसी सीक्वेंस में टेक्स्ट बुक ले लो, उल्टा मत करना। एंड ऑलमोस्ट हर चीज तुम्हारे नोटबुक में लिखी होगी। अगर नोटबुक कंप्लीट नहीं है, व्हाट आई विल डू, गिव मी 2 to 3 days, अभी सब मैं ये पीडीएफ एक डाउनलोड करके मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके, या डायरेक्टली उस ऐप में ही ये सब पीडीएफ जो मैंने लिखे हैं दोज विल बी अपलोडेड देयर, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो उसके। समझ में आ रहा है?
और फिर टैग करो मुझे इंस्टा पे, ठीक है, पढ़ाई करते हुए, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें फॉलो बैक नहीं करता, बात अलग है, ठीक है, और करूंगा भी नहीं। जिस दिन तुम पास आउट होगे, सीए वगैरह बनोगे, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ, टाइम है, 5 साल है, ठीक है। जनरली उसके पहले मैं नहीं करता हूँ। हाँ, वैसे ही सब बच्चे, उसके पहले डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद ठीक है। कोई एक्सेप्शंस होते हैं जिन्होंने सीए किया ही नहीं, कुछ अलग किया, अब उनके केस में अब सत्यन मैडम बोलेगी सर मैं मेरा क्या, मैं तो सीए नहीं कर रही हूँ, चलेगा मैडम, कुछ अच्छा करो लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जो बिजी होते हैं ना वो इतने स्टेटस वगैरह नहीं डालते, जो खाली पड़े वो डालते बैठते, इसलिए मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप लोग मुझे फॉलो करो, डेफिनेटली फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो, ठीक है। कमेंट करो, ओके, ठीक है, नो इश्यूज। नहीं, तुम्हारे एज में ये चीजें होती है, अब मेरे एज में इन चीजों का अट्रैक्शन अपने आप कम हो जाता है। मैं भी फेसबुक यूज करता था जब मैं स्टूडेंट था, आजकल देखता भी नहीं, या नहीं होता है ऑब्वियसली। मेरे दोस्त इंस्टाग्राम पे नहीं, वो फेसबुक पे है, और फेसबुक मेरे मोबाइल में नहीं है, इंस्टाग्राम भी मेरे मोबाइल में नहीं, मैं डिलीट करता हूँ, और 2 दिन में 3 दिन में एक बार डाउनलोड करके फिर से, वो भी बाथरूम में 5 मिनट में सट सट, हाँ, दात ज्यावेळेस घासतो समोर ठेवलेला असतो मोबाईल, फास्ट फास्ट फास्ट, टारगेट 5 मिनट में खत्म, उतना 5 मिनट लगता है। तो सुबह जल्दी आने की घाई होती है ना, तो मुझे पता है कि फिर मैं आई विल हैव कंट्रोल। अब रात में लेके बैठूंगा सपोज टीवी देखते देखते, तो देयर इज नो, मतलब किधर जाना नहीं ना, तो कंट्रोल नहीं होता है कि चलो 10 मिनट गए, 15 मिनट गए। सुबह कैसे होता है, सुबह आना होता है, तो फिर अगर उस टाइम देखा भी तो आई हैव अ लिमिटेशन। और मैंने वो मेरे मिरर के इधर एक इसके लिए लगा के रखा है इसे, हाँ, सच्ची में, कि वो फिर मैं 2 मिनट में देखता हूँ, वो 2-3 दिन में एक बार। मुझे मेरे पे कंट्रोल नहीं, इसलिए मैंने कुछ ऐसे जुगाड़ किए कि जिससे कंट्रोल हो जाए। यू नो योर ओन पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आपको पता होते हैं। माई स्ट्रेंथ इज कि मैं कोई चीज अच्छे से कर सकता हूँ, माई वीकनेस इज कि ऐसी चीजें जो हो सकती है तो उससे बच के रहना है, क्योंकि टाइम पास होता है, ये मैंने भी देखा है। तो मैं अपना, मेरे इसमें कोई भी चीजें परमानेंटली डाउनलोडेड नहीं है, मतलब व्हाट्सअप यूज करना पड़ता है, अदरवाइज मैं वो भी नहीं रखता। इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं रखा है, वो है इसमें, आप देख सकते हो, इधर दिखेगा आपको, नीचे दिख रहा है क्या, आई यूज हियर जनरली, और जनरली ये मैं घर पे नहीं लेके जाता, आईपैड इधर ही रहता है, तो अपने आप वो टाइम बच जाता है। तो कुछ मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया से बाहर रहो, सोशल मीडिया को यूज मत करो, बट उसको कंट्रोल में रखो, ठीक है। उससे क्या होगा, टाइम बचेगा। रील्स देखने में टाइम चला जाता है, ये तुम्हें नहीं समझेगा। अगर तुम रील्स बनाते हो तो बात अलग है, आई एम नॉट अगेंस्ट द मेकिंग द रील्स, आई एम अगेंस्ट जस्ट वॉचिंग द रील्स, क्योंकि फिर तुम यू आर वेस्टिंग द टाइम। खुद बना रहे हो तो बात अलग है, चलो कुछ तो कर रहे हो लाइफ में, देखने का मतलब क्या है, लोग कुछ भी डालते हो तुम वो देखते बैठते हो। मतलब मेरे हिसाब से मैं नल्ले बोलता हूँ ऐसे लोगों को, खाली रील्स देखना क्या है यार, रील्स बनाओ चाहिए तो, मैंने खुद होके बोला रील्स बनाओ, एटलीस्ट तुम्हारा रील हिट गया तो पैसे तो मिल सकते हैं। रील्स देखने में पैसे नहीं मिलते मैडम, पता है ना इतना, व्यू करने के लिए पैसे नहीं मिलते, व्यू गेन करने के लिए पैसे मिलते, अगर आपने वो मोनेटाइज किया है तो, मतलब उनका फिर उस केस में प्रोफेशनल बन गए, वो पैसे कमाते हैं। विराट कोहली एक पोस्ट के कम से कम 80-90 लाख लेता है, ये मैं 3-4 साल कोविड के पहले का रेट बोल रहा हूँ। एक पोस्ट, पुमा की एक पोस्ट डालने का ही यूज्ड टू गेट 80 लाख एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक पोस्ट का, और उसके ऑलमोस्ट 2-3 दिन में एक पोस्ट आता है। तो भाई आप बोलोगे सर विराट कोहली यूज करता है, अरे वो विराट कोहली भाई, वो क्या मैच अभी नहीं, 2-2 मिनट अंपायर रुको क्या आया है, ऐसे थोड़ी होता है।
दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल। क्या वो तुम्हें लगता है वो खुद डालता होगा क्या? उसके पास उतना टाइम है, एक अलग टीम है। तो आप बोले सर मैं मेरी टीम, मेरे पास कोई टीम नहीं तो मुझे ही डालना पड़ता है। अरे भाई उस काबिल बनो कि तुम 2 लोगों को चीजें आउटसोर्स कर पाओ। समझा क्या? तुम 2 लोगों को जॉब देने लायक बनो उसके वजह से। तो उसकी अलग पीआर टीम होगी जो पूरी चीजें मैनेज करती होगी। वो तुम्हें लगता हो देखता, MS धोनी देखो यार, हार्डली कभी इंस्टाग्राम यूज करता है, फिर भी फॉलोअर्स है। उसका लास्ट पोस्ट शायद से वो ट्रैक्टर वाला होगा शायद से ना, ट्रैक्टर का वो रांची वाला ना, बराबर ना? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं उसको। क्यों? बिकॉज लोग काम ही इतना बड़ा है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर नहीं, उसके रियल लाइफ में फॉलोअर है। 2 चीजें समझ लेना, इंस्टाग्राम के लाइक्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स आर नॉट योर रियल फॉलोअर्स। वो ऐसे ही फॉलोअर्स है, रियल लाइफ फॉलोअर्स है उसके। किसके मैं बोल रहा हूँ? धोनी के। लोग उसको रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, ऐसे बनना चाहिए। तो तुम आजकल कोई भी कुछ डालता है तो लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब एक्चुअल में फॉलोअर्स है क्या? लोगों के पास टाइम इतना है कि कुछ तो टाइम पास करे। जीसीबी के बीच में तुम्हें मीम्स आए थे, वीडियो डाला है जीसीबी काम कर रहा है, उसमें मिलियंस में व्यूज है। मतलब लोग कितने नल्ले हैं अपने इधर, सोचो। यूट्यूब पे वो जीसीबी काम करता है, तो छोटे बच्चों को पसंद आता है जीसीबी बहुत। मैंने मेरे दीदी के बच्चों को, उनको जीसीबी मतलब बहुत अच्छा लगता है, खिलौने में दे दो जीसीबी वो बहुत खुश हो जाएंगे। बट मिलियंस में व्यूज है ऐसे वीडियोस को। क्या कर रहे हैं वो? खाली ना डिगिंग कर रहे हैं। इमेजिन करो, इंडिया में पॉसिबल है, बाहर नहीं। ध्यान देना, इतने लोग नल्ले है क्या तुम यार? तुम्हें ऐसे होना है क्या, ये डिसाइड करो और अकॉर्डिंगली काम करो। 12th में अच्छा स्कोर लाओ, जो खाली 12th कर रहे हैं। फाउंडेशन वाले भी 12th अच्छे से करो, सो दैट 12th इज ए कॉम्प्लीमेंट्री फॉर सीए फाउंडेशन। साथ में चीजें हो जाएगी, साथ में पढ़ाई होगी, ऐसे मैनेज करो वर्कलोड, दोनों काम हो जाए। एंड बी प्रोफेशनल, लाइक बी लाइक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। आईपीएल में आए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए। उन्होंने क्लियरली कल बोला है, मिचेल स्टार्क एंड कमिंस ने कल बोला है कि वी वांट टू प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड कप, इसलिए हम आईपीएल में पूरा खेलेंगे। और उनको भी पैसा बहुत अच्छा मिला। क्यों? बिकॉज फ्रेंचाइजी से बताइए वर्ल्ड कप अच्छा खेलेंगे, इस बार पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे, इसलिए उन पे भी बहुत सारा पैसा लगा। बिकॉज राइट, ये पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे फॉर, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर T20 मैचेस वर्ल्ड कप। कितने प्रोफेशनल है वो। मतलब वो मिचेल स्टार्क ने कुछ तो 2008 साल पहले आईपीएल खेला था, उसने एक दिन में आया, वो कभी खेला नहीं, उसके बाद पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ तो है ना, खुद की वैल्यू लाई, कुछ तो क्रिएट किए ना उसने। लाइफ में ऐसे बनो रे, कुछ तो अलग करो, कुछ तो अलग, मतलब जो कर रहे हो उसमें खुद को अलग लेवल पे लेके जाओ। एंड तुम लोग कर सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। दिस इज एज, ये एज है कुछ क्रिएट करने की, कुछ क्रिएटिविटी यूटिलिटी क्रिएट करने की। तो इसमें मत वेस्ट करो रील्स देखने में, टाइम पास करने में। ठीक है, पढ़ो जरा एंड वो बुक्स लेके आ जाओ मंडे को, वी विल स्टार्ट द रिवीजन। ठीक है, थैंक यू। पढ़ो जरा, ऑनलाइन वाले गुड, इतने लोग रुके कीर्तन सुनने के लिए, थैंक यू।